हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे करंट अनबैलेंस और वोल्टेज अनबैलेंस के बारे में। तो देखिए, यह जो है सिमेट्रिकल है। आपका फॉल्ट एनालिसिस आप पढ़े होंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में, तो वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि जो फॉल्ट होता है वह दो प्रकार का होता है, एक सिमेट्रिकल होता है और एक अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, जिसमें से कि आपके पास तीन कंपोनेंट होते हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, फिर निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, फिर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा स्विच गियर प्रोटेक्शन में, है ना, कि जब थ्री फेज हम लोग यूज करते हैं, है ना, और तीनों फेज को आप करके प्रॉपरली कनेक्ट करके रखे होते हैं, तो वह सिमेट्रिकल कंडीशन में आता है। लेकिन जब कभी आप मान लीजिए कि सिंगल फेजिंग करते हैं, है ना, तो उस केस में आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है जनरेट होने लगता है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होने से कहने से मतलब क्या है कि आपका या तो हो सकता है वोल्टेज में चेंजेज होने लगे, मतलब वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जो है वह भी बदलने लगता है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा। फिर उसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि करंट के मात्रा या करंट के क्वांटिटी में भी चेंजेज होने लगेगा। मैग्नीट्यूड जो है, क्वांटिटी कहने से बेटर है मैग्नीट्यूड कहिए, कि करंट का मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस होने लगेगा, है ना। और उस कारण बस आप और भी कह सकते हैं कि फेज डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास तीन फेज होते हैं जैसे कि आर होता है, वाई होता है और बी होता है, तो इस तीनों फेज में आप जानते हैं कि इक्वली डिस्प्लेस्ड होता है 120 डिग्री से, है ना, 120 डिग्री सबके बीच का फेज डिफरेंस होता है। तो वह फेज डिफरेंस भी हमारा क्या होता है, चेंजेस होने लगता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए सब वोल्टेज अनबैलेंस या करंट अनबैलेंस होता है, तो जो जनरेटिंग स्टेशन में जो जनरेटर रहता है, एसी जनरेटर, उस पर प्रभाव पड़ता है ना। उसके कारण करंट अनबैलेंस होने के कारण आप कह सकते हैं कि जो जनरेटर रहता है आपके जनरेटिंग स्टेशन में, जिसको कि आप अल्टरनेटर बोलते हैं, तो उसका जो वाइंडिंग होता है उसमें हीटिंग प्रोड्यूस होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। और जैसे ही आपके पास हीटिंग बढ़ेगा, डेफिनेटली इंसुलेशन डैमेज होगा और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर में जो अल्टरनेटर होगा उसमें फॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ हो सकता है। वोल्टेज अनबैलेंस होने के कारण जो मोटर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि हाँ, वोल्टेज अनबैलेंस या करंट अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो सबका एक लिमिटेशन भी है कि कितने % तक आप कह सकते हैं कि अगर अनबैलेंस रहे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिए, करंट अनबैलेंस, है ना, करंट अनबैलेंस, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए एक एक चीज़ करके हम इसको समझते हैं करंट अनबैलेंस क्या होता है। मैं जो भी बता रहा हूँ उस चीज़ को समझिएगा। मैं बेसिक आपको अनसिमेट्रिकल के बारे में बता रहा हूँ, और इसमें रहेगा पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, है। तो कब पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस मौजूद रहेगा, कब नहीं रहेगा, इसके बारे में ही हम अभी देख रहे हैं। अनबैलेंस थ्री फेज सिस्टम at current or voltage is defined as that in which individual phase current or voltage are unequal in magnitude, है ना। क्या बोले थे कि जो अनसिमेट्रिकल होता है या अनबैलेंस कह लीजिए, थ्री फेज सिस्टम में जो वोल्टेज या फिर करंट अनबैलेंस होता है, जिसका कहने का मतलब है कि इंडिविजुअली करंट जो है या फिर इंडिविजुअली वोल्टेज जो है वह क्या है, अनइक्वल है। वह क्या है, अनइक्वल है इन मैग्नीट्यूड। बोला था ऐसा कुछ मैंने, मैग्नीट्यूड वाइज हमारा अनइक्वल होगा, डिफरेंस होगा दोनों में, एक हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो या दूसरा हमारा कम हो गया हो, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड और हैव नो रेगुलर फेज डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने बोला था कि दोनों के बीच में रेगुलर, जैसे कि 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, वह 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम, कुछ इस तरह से हमारा विजुअल होने लगेगा। वही चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, करंट अनबैलेंस और वोल्टेज अनबैलेंस। ठीक है, वोल्टेज अनबैलेंस आगे देखते हैं। मतलब वोल्टेज में जो चेंजेस आएगा वो वोल्टेज अनबैलेंस, करंट में जो चेंजेस आएगा वह करंट अनबैलेंस। Symmetrical component shows that unbalanced three-phase system is equivalent to three component। बताए थे सिमेट्रिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो वह जो हमारा होता है इक्विवेलेंट होता है थ्री कंपोनेंट का, जिसमें कि हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस रहता है, नेगेटिव सीक्वेंस रहता है और जीरो सीक्वेंस रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एज पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। देखिए ये सब पावर सिस्टम में आप पढ़े होंगे या फिर स्विच गियर प्रोटेक्शन में आप पढ़े होंगे फॉल्ट एनालिसिस, जिसमें कि सिमेट्रिकल फॉल्ट आया होगा, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट आया होगा, उसी में आपको पढ़ने के लिए मिला होगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट,
फिर निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, फिर जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए मिला होगा। ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि इफ़ सिंगल फेज लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस फेज एंड न्यूट्रल, अगर कोई सिंगल फेज को आप सिंगल फेज कहने से मतलब आपका ये पता होगा, करने के लिए आप एक फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं, और ये भी आपको मालूम है कि ट्रैक्शन में हम सिंगल फेज ही यूज़ करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो डेफिनेटली यहाँ पे अनबैलेंस होने का पॉसिबिलिटी क्या रहेगा? हाई रहेगा। वही चीज़ कह रहा है, सिंगल फेज लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस फेज एंड न्यूट्रल ऑफ अ सप्लाई, ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट विल बी प्रेजेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सिंगल फेज लोड हम कनेक्ट करते हैं फेज और न्यूट्रल सप्लाई के बीच में, हालांकि यहाँ पे हम न्यूट्रल नहीं कहते हैं, और जो रहेगा उसको कनेक्ट करके तो दो फेज को लाएंगे ही, ट्रैक्शन सबस्टेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पर कि उसके बाद जब सेकेंडरी में करेंगे तो सेकेंडरी का सिर्फ एक फेज हम लोग सप्लाई जो OH रहता है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और जो दूसरा फेज रहता है उसको हम अर्थ कर देते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं कि सिंगल फेजिंग करने की बात हो रही है। तो सिंगल फेज लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस फेज एंड न्यूट्रल ऑफ सप्लाई, ऑल पॉजिटिव सीक्वेंस एंड नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट विल बी प्रेजेंट। तो सारा का सारा प्रेजेंट रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, नेगेटिव भी रहेगा, और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेगा। कब? जब हमारा सिंगल फेजिंग होगा, जब हम सिंगल फेज का इस्तेमाल करेंगे तब। If single phase load is connected between phase conductor, there will be only positive and negative sequence component. अगर मान लीजिए कि आप जो फेज कंडक्टर है, जैसे RY या YB या BR, इन सब के बीच में अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही रहेगा ऑफ करंट एंड जीरो सीक्वेंस करंट विल बी एब्सेंट, और जो जीरो सीक्वेंस करंट है वह क्या रहेगा? आपका एब्सेंट रहेगा। देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव सीक्वेंस क्या है, या नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ट्रैक्शन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आप जो है स्विच गियर प्रोटेक्शन में एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से लग रहा है कि आपको देखना चाहिए, वहाँ पे फॉल्ट एनालिसिस जो पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एक बार पढ़िएगा, होप सो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे काफ़ी डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है। Therefore, it is responsible that extent of unbalance can be indicated by the ratio of a negative phase sequence component to the positive phase sequence component of a current. तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो अनबैलेंस ऑफ अ करंट होता है उसको डिफाइन किया जाता है ना। उसको क्या किया जाता है? डिफाइन, परिभाषित किया जाता है। किस चीज़ से? तो आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ से, रेशियो ऑफ निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, है ना, रेशियो ऑफ निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट टू दी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट, है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं करंट अनबैलेंस को हम डिफाइन करते हैं, ठीक ना। निगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट टू दी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? करंट अनबैलेंस। आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ अ करंट ऑन द अल्टरनेटर इज दैट, आर्मेचर रिएक्शन आप पढ़े होंगे अल्टरनेटर में, जनरेटर वगैरह में पढ़े होंगे आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि आर्मेचर रिएक्शन ऑफ अ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ अ करंट ऑन द अल्टरनेटर इज दैट produces magnetic field rotating at a synchronous speed in opposite direction to that of a rotation of a rotor, ठीक है ना। This induces current of a frequency, ये जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके कारण आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके अपोजिशन में आप कह लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रोटर का रोटेशन होता है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। This induces the frequency double that of a system in the rotor surface which flows axially towards the end of a rotor and then across slot ways causing maximum heating, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब कभी हमारा अनबैलेंसिंग होगा, करंट अनबैलेंस वगैरह होगा, तो करंट के कारण, करंट अनबैलेंस होने के कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोटर है एंड देन अक्रॉस स्लॉट है वेजेस, इसके क्रॉस जब करंट फ्लो करने लगता है तो मैक्सिमम हीटिंग होना स्टार्ट कर देता है, मैक्सिमम हीटिंग अकर्स। और जब मैक्सिमम हीटिंग होने लगेगा तो आप ऐसा समझिए कि वह हीटिंग के कारण से जो इंसुलेशन वगैरह होगा उसमें फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। और जैसे ही फेल्योर होने का पॉसिबिलिटी बढ़ा, मतलब कि आप कह लीजिए कि जो अल्टरनेटर है या जो जनरेटर है उसमें फॉल्ट
होना स्टार्ट हो जाएगा या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, व्हेन कंसीडरिंग जनरेटर, जब हम जनरेटर की बात करते हैं विच सप्लाई अनबैलेंस लोड, करंट अनबैलेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ निगेटिव, सेम चीज है, उसको बस अदर शब्द में लिखा हुआ है, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट टू द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ नॉर्मल नॉमिनल रेटेड करंट ऑफ अ मशीन, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव सीक्वेंस, जिसको कि आप कह सकते हो IZ टू दी IN। IZ जो है आप कह सकते हो कि निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, और IN जो है नॉमिनल सीक्वेंस या नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ करंट हो जाएगा आपका, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ अ करंट अनबैलेंस, करंट अनबैलेंस का जो मोमेंट होगा एक्सटेंट होगा, कभी होएगा उसकी बात कर रहे हैं, विच कैन बी सेफली अलाउड ऑन द टर्बो एंड हाइड्रो जनरेटर, ठीक है। टर्बो जनरेटर या हाइड्रो जनरेटर, टर्बो जनरेटर आपका थर्मल वगैरह में यूज होता है, ये सब आप जानते हैं, और जनरेटिंग स्टेशन की बात कर रहा हूँ। अब हाइड्रो जनरेटर में आप जानते हैं कि अलग प्रकार का होता है, लो स्पीड आप कह लीजिए, वहाँ पे अल्टरनेटर यूज करते हैं, और टर्बो अल्टरनेटर की कहने की बात हो तो हाई स्पीड अल्टरनेटर हम लोग यूज़ करते हैं। डिपेंड्स अपॉन जनरेटर डिज़ाइन, ये सब आपके जनरेटर के डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हम जनरेटर का डिज़ाइन किए हैं, और कितना हमारा कह सकते हैं कि जो अनबैलेंसिंग होगा उसको बर्दाश्त कर सकता है। आगे बताते हैं कितना समय के लिए बर्दाश्त कर सकता है, या कितना % कितने टाइम के लिए आपको बर्दाश्त किया जा सकता है, समझ रहे हैं। However, average representative value based on experiment are given follows। अब ये चीज़ सारा का सारा चीज़ आप कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताया गया है, कि एक्सपेरिमेंट किया गया अल्टरनेटर पे और देखा गया कि कितना करंट अनबैलेंस जो है, कितना % करंट अनबैलेंस कह लीजिए कि बर्दाश्त कर सकता है मशीन, या बर्दाश्त कर सकता है अल्टरनेटर वगैरह, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कि किया हुआ, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे है, एक टेबल बना लीजिएगा आप, जिसमें से कि आपका एक हो जाएगा एक्सेप्टेबल पीरियड, क्या होगा, एक्सेप्टेबल पीरियड, और अगला होगा आपका अनबैलेंस रेशियो। एक्सेप्टेबल पीरियड कहने का मतलब कितने समय तक वह फॉल्ट अगर होता है या अनबैलेंस होता है तो बर्दाश्त कर सकता है मशीन, ठीक है, और कितना % तक। फॉर एग्जांपल देखिए 30 सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पे है 60%। इससे कहने का मतलब या इससे समझने का ये है कि 60% अगर करंट अनबैलेंस होता है, 60% अगर करंट अनबैलेंस होता है तो उसको आप 30 सेकेंड के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है, ठीक है ना। 30 सेकेंड के लिए जो मशीन होगा वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 30 सेकेंड से जैसे ज़्यादा होगा फॉल्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ देखिए 45% 1 मिनट तक बर्दाश्त करेगा। अगर 45% अनबैलेंस हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बताए थे IZ/IN है आपका करंट अनबैलेंस, तो ये कितना % होगा, है ना, कुछ ना कि रेशियो निकल के आएगा। चूंकि दोनों करंट है तो कोई आपके पास यूनिट नहीं होगा उन सब चीज़ों का, तो आप % में आप इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। अगर 60% आ रहा है तो मान लीजिए कि जो अल्टरनेटर होगा वह 30 सेकेंड तक उसको झेल लेगा, 30 सेकेंड तक बर्दाश्त कर लेगा, नहीं तो फिर वो डैमेज हो जाएगा। 45% अगर वो आ रहा है तो यह 1 मिनट तक झेलेगा। ठीक उसी प्रकार से हम नीचे बढ़ते हैं, जब मान लीजिए 20% तक आता है तो आप 5 मिनट तक उसको रख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़े तो हम 8% की बात करें तो इनफाइनाइट तक रखता है। अगर करंट अनबैलेंस है या वोल्टेज अनबैलेंस है, दोनों की बात हम ओवरऑल कर रहे हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं करंट अनबैलेंस का। तो अगर मान लेते हैं कि यह जो रेशियो है अगर 8% से, है ना, 8% से कम है या 8% तक है तो वह चलते रहेगा, तो उसमें डैमेज होने का पॉसिबिलिटी बहुत कम होगा। इसलिए आप एक ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते होंगे कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें कि फॉल्ट कम होने का संभावना होता है, तो वह है आपका कौन सा, अल्टरनेटर, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे 8% अगर रहेगा रेशियो तो आप कह सकते हैं कि वह इनफाइनाइट टाइम तक आप उसको चला सकते हैं या ऑपरेट करा सकते हैं। Therefore, it would be safe for generator to take continuous unbalance of a current up to 8%, ठीक है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 8% तक अगर करंट अनबैलेंस होता है तो आप सेफली अल्टरनेटर को आप ऑपरेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला करें, एंड दिस वुड हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन
देम, और इसका जो है बहुत ही माइनर इफेक्ट कह लीजिए, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा किसके ऊपर, तो अल्टरनेटर के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका करंट अनबैलेंस। आप मेरे हिसाब से इसमें कुछ जो थ्योरी का कंटेंट है, जो इसके हिसाब से मैंने पूरा आपको पॉजिटिव सीक्वेंस या नेगेटिव सीक्वेंस या फिर जीरो सीक्वेंस, इन सब चीज़ों को एलोबरेट नहीं किया या एक्सप्लेन नहीं किया। ये सब चीज़ जो है आप पढ़िएगा स्विच गियर प्रोटेक्शन में, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर भी कराया गया होगा, मैं सब मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगला है आपका वोल्टेज अनबैलेंस। देखिए वोल्टेज अनबैलेंस में फिर से हम वोल्टेज की बात करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, है ना, वही चीज़ है। ड्यू टू फ्लो ऑफ अनबैलेंस करंट अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस इन द लाइन कंडक्टर्स। अब जब हमारा करंट समझ लीजिए कि अनइक्वल है करंट हमारा, मान लीजिए अनइक्वली किसी में कम किसी में ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो डेफिनेटली आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें, है ना, उसमें हमारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वह भी अनइक्वल ही होगा। क्लियर है, वही चीज़ बोला जा रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप भी हमारा क्या होगा, अनइक्वल होगा, किसमें, लाइन कंडक्टर में। दिस गिव्स राइज टू एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन टू थ्री फेज स्टार एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी गेट अनबैलेंस थ्री फेज सप्लाई। और इस वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा या एंगल ऑफ डिस्टॉर्शन है वह भी आपका क्या होगा, वेरी करेगा, वह उसमें भी आपका चेंजेज आएगा, वह भी अनबैलेंस होने लगेगा, जिस कारण से आप कह सकते हैं कि वह थ्री फेज सप्लाई में अनबैलेंस हो जाता है, या वह थ्री फेज सप्लाई जो है अनबैलेंस हो जाता है। ठीक है, extent of value or extent of voltage unbalance can be judged by the ratio of same negative sequence component of the voltage to the positive sequence component। जब हम करंट की बात कर रहे होते हैं तो बताए थे कि उसको कैसे हम मेजर करते हैं, तो नेगेटिव सीक्वेंस वैल्यू ऑफ अ करंट टू दी पॉजिटिव सीक्वेंस वैल्यू ऑफ द करंट, यही था। पॉजिटिव को हम लोग मान के चले थे नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ करंट, यह बोले थे। ठीक उसी प्रकार से जब हम वोल्टेज अनबैलेंस की बात करें या उसको डिफाइन करने की बात कहें तो आप कह सकते हैं कि उसको भी हम रेशियो वाइज में डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ अ नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज टू दी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द वोल्टेज। यही चीज आपका क्या हो जाता है, वोल्टेज अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस्ड वोल्टेज सप्लाई इज हार्मफुल फॉर कंज्यूमर्स इन फॉलोइंग वेज। देखिए अनबैलेंस्ड वोल्टेज जो होता है वह भी कंज्यूमर के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। और कौन से तरीके से हार्मफुल होता है, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिए कैसे कैसे होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस्ड वोल्टेज सप्लाई थ्री फेज इंडक्शन मोटर विल टेक अनबैलेंस्ड करंट विच विल गिव राइज टू रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बोले थे ना आपको, करंट अनबैलेंस अगर होता है तो जो अल्टरनेटर आप जनरेटिंग स्टेशन में यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे फॉल्ट होने का चांस रहेगा। अगर आपके पास वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है सिस्टम में, तो जो कंज्यूमर साइड में जो मोटर लगा हुआ है उसमें हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर आपका अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज होता है किधर, कंज्यूमर साइड में, तो जो आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर ट्रैक्शन में यूज किया होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस करंट को रिसीव करेगा। सही है ना, अनबैलेंस करंट को रिसीव करेगा। और अगर अनबैलेंस करंट रिसीव होता है तो रिवर्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन लॉसेस एंड डिक्रीज इन आउटपुट। और जब रिवर्स में हमारा रोटेटिंग फील्ड बनना स्टार्ट होगा तो जिसके कारण से क्या होगा, लॉसेस भी हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो आउटपुट मिलने वाला है वह भी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। दूसरा कहते हैं कि ड्यू टू अनबैलेंस लोडिंग मशीन यूटिलाइजेशन विल बी लेस देन 100% डिपेंडिंग अपॉन वोल्टेज अनबैलेंस। देखिए दूसरा कहता है कि जो मोटर है जिसको कि आप 100% तक यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वोल्टेज अनबैलेंस के कारण आप वह 100% तक यूटिलाइज उसको नहीं कर सकते हैं, उसको कम ही करना पड़ेगा। वही चीज़ कह रहा है कि लोडिंग जो आप मशीन का करेंगे उसका यूटिलाइजेशन जो होगा क्या होगा, कम होगा। 100% से 100% आप उसको, मतलब जहाँ तक उसका मैक्सिमम कह सकते हैं कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वहाँ तक आप इन सब चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाइएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज अनबैलेंस। उसी वोल्टेज अनबैलेंस के कारण ही आप कह रहे हैं कि हम उसको फुल पे नहीं यूज कर सकते हैं। अगला देखिए है आपके पास
ड्यू टू वोल्टेज अनबैलेंस, थ्री फेज वोल्टेज आर डिफरेंट। वोल्टेज जब अनबैलेंस हो रहा है तो थ्री फेज का जो वोल्टेज है वह भी हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, वह भी अलग होगा। सो टू लिमिट वोल्टेज वेरिएशन, वोल्टेज ड्रॉप इन डिस्टॉर्शन सिस्टम शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, जब वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है तो हम ऐसा ध्यान रखें कि वह वोल्टेज डिस्टॉर्शन जो हो रहा है या जो वोल्टेज आपका ड्रॉप जो ज़्यादा और कम हो रहा है उसको हम क्या करें, रिमूव करें, या फिर आप कह सकते हैं कम करें। ठीक, वही है कि इसको अगर वोल्टेज वेरिएशन, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करें, किसमें, डिस्टॉर्शन में, किसमें, सिस्टम में। ठीक है, maximum value of a voltage unbalance which have been agreed to between supply authorities and induction railway are given। जैसे कि आपने करंट में देखा, करंट अनबैलेंस के केस में कि कुछ परसेंटेज दिया हुआ था कि इतने परसेंट तक आप इतना टाइम के लिए अनबैलेंसिंग भी अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो इंडियन रेलवे है और जो सप्लाई अथॉरिटी है उस दोनों में भी आपका एक एग्रीमेंट हुआ, एक तरह से कह लीजिए, या फिर एक निगोशिएशन टाइप से रहता है कि एक टर्म कंडीशन बनाया गया है कि हाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप अगर हो तो आप ठीक है वहाँ तक यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए कि इंस्टेंटेनियसली अगर 5% वोल्टेज अनबैलेंस हुआ तो ठीक है, इंस्टेंटेनियसली के लिए जस्ट देखें कि हाँ 5% हुआ फिर तुरंत सही हो गया तो चलेगा। अगला है 3% वोल्टेज अनबैलेंस फॉर 2 घंटा। अगर मान लीजिए कि 5% की जगह 3% अनबैलेंसिंग हो रहा है, अब यह 3% आप कैसे कह रहे हो, अभी तुरंत आपने देखा है वोल्टेज में निगेटिव सीक्वेंस और टू दी वोल्टेज VZ एंड VI, निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट टू दी पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो यहाँ से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो भैया वही दोनों को हम देखते हैं कि अगर 3% हो रहा है तब आप उसको 2 घंटे तक अगर 3% अनबैलेंस रहा तब चलो कोई बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम के लिए फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मानते हैं कि 2% अगर वोल्टेज अनबैलेंस हो रहा है तो आप कंटिन्यूसली उसको चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करंट अनबैलेंस या फिर वोल्टेज अनबैलेंस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया है, जब डिसएडवांटेज बता रहे होंगे तो उस टाइम में ही बताया था कि आप उस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते हो, लेकिन रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है आपका। ठीक है, देयरफॉर अब देखो इन सब चीज़ों को हम कैसे कम कर सकते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम कंटिन्यूअस वोल्टेज अनबैलेंस ऑफ 2% इन द सप्लाई सिस्टम इज अलाउड एज दिस विल नॉट काउज अनड्यू टेम्परेचर स्ट्रेस इन 3 फेज मोटर्स। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं कि हम 2% वोल्टेज अनबैलेंस तक हम अलाउ कर देते हैं, जिसके कारण से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, ना किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस पड़ेगा आपके किस पे, सिस्टम पे। ठीक है, इसी सब में हम लोग देखे हैं और भी चीज़ होता है, जैसे वोल्टेज अनबैलेंस हुआ तो इसके लिए आप, और इसी में जो फिर आप कह लीजिए हार्मोनिक्स वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो उन सब में और भी इसको हम मतलब रेक्टिफाई करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग बूस्टर ट्रांसफार्मर का भी यूज करते हैं, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा बूस्टर ट्रांसफार्मर के ऊपर भी, ताकि आप समझ जाएं कहाँ पे कनेक्ट होता है बूस्टर ट्रांसफार्मर। नॉर्मली आप कहीं कहीं देखते होंगे कि बहुत सारा मास्ट बना हुआ है, ऐसे करके आप देखते होंगे पोल बना रहता है ना ट्रैक्शन ट्रैक के बाजू में, तो किसी जगह पे आप देखेंगे कुछ एक 10-20 पोल कुछ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे आपका एक ऐसे करके एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ मिलेगा आपका, है ना, ऐसे रखा है, इस टाइप से आपका यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ मिलेगा। तो यही चीज़ हमारा क्या है, बूस्टर ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 टॉपिक और बच रहा है आपका, एक है आपका हार्मोनिक्स, है ना, उस चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, आगे समय मिला तो हम इसमें ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, हार्मोनिक्स और एक मेट्रो है, जो कि लास्ट यूनिट में हमको मेट्रो रेल सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है, तो हम लोग लास्ट यूनिट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक यूनिट खत्म हो जाता है, फर्स्ट यूनिट जो है यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ मैं, और कुछ टॉपिक अगर रह भी जाता है तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 या 5 पेज आप कह लीजिए छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि यूनिट 2 है, सप्लाई अरेंजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप जो है 4-5 पेज छोड़ दीजिएगा, और 4-5 पेज छोड़ने के बाद जो है अगला यूनिट स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद।